बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान अज़ीज़ साहब, अनवर रज़ा साहब, इसार राना साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यौम यकजहती कश्मीर है और ये दिन हर साल 5 फरवरी को इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत मज़लूम कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना खड़े हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कश्मीर महज एक खित्ते की जंग नहीं, ये तकमील पाकिस्तान की जंग है, बल्कि ये एक ऐसा नस्बुलैन है जिसके लिए हज़ारों कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। यौम यकजहती कश्मीर महज एक रस्मी दिन नहीं बल्कि हमारे इस अहद की तजदीद है कि हम कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे और हर फोरम पर उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कश्मीर के बाद फ़लस्तीन वो मुल्क है जिसके लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक ना एक दिन इकट्ठा होना होगा, क्योंकि स्यूनी लॉबी अपने आकाओं के साथ मिलकर ग्रेटर इसराइल मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिशों और फ़लस्तीन पर कब्जे की ख्वाहिश में हर कानून हर ज़ाब्ते को बालाए ताक रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान इसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्जा करने और इसकी तामीर नौ का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक वो फ़लस्तीनियों को अपने ही घरों से बेघर करने और उन्हें मशरिक़ वस्ता में बसाने का प्लान बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अमरीका किन इख्तियारात के तहत ज़मीन की मिल्कियत और जंग ज़दा इलाके को दोबारा तामीर करेगा। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप नेतन्याहू की सरकार बचाने के लिए ऐसे बेसरोपा बयान दाग रहे हैं। ट्रंप की इस ख्वाहिश पर अरब ममालिक समेत दुनिया भर से शदीद रद्द अमल आ रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप का ये ऐलान महज एक ऐलान ही रहता है या वो फिर ऐसा करने की जुर्रत भी रखते हैं। दूसरी जानिब मुल्क की सियासत की बात करें तो वो मजीद परेशान कुन हो चुकी है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात रोक कर एहतजाज के मूड में आ चुकी है और अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। कल अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का इजलास और उसकी एलामिया इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत से फिलफौर मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि क्या तमाम तर मुल्की मसाइल का हल क्या सिर्फ नए आम इंतखाबात हैं? सवाल ये भी है कि अपोजिशन का बढ़ता मेल मिलाप हुकूमत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस राय का इजहार मौलाना फजल रहमान साहब ने किस अंदाज में किया, आइए सुनते हैं। पार्टियों ने इस बात का किया है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था, उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर असर-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। टीका जैसे काले कानून को फिलफौर खत्म किया जाए। जी, सियासी कैदियों की रिहाई, पीका जैसे कानून का खात्मा, नए इंतखाबात, यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन के जो नए चीफ होंगे उनके तकर्रुर के हवाले से भी सवालात उठा दिए। लेकिन इन तमाम तर सवालातों की तरफ बढ़ने से पहले मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल मूव करने में कामयाब हो गई है? क्या वो पॉलिटिकल गोल कर चुकी है तमाम अपोजिशन इत्तेहादी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करने में? रिजवान रज़ी साहब, कितने मार्क्स देंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कामयाबी गर्दानते आप उनकी? देखिए, मैं तो उसे 10 में से 10 मार्क्स दूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा हैं और पंजाब और सिंध के अंदर उन्होंने कभी धांधली की शिकायत नहीं की। अच्छा। उनका ख्याल है कि उनका मैंडेट KPK में छीना गया है और जब उन्होंने मैंडेट छीनने की बात की है तो उनके दाएं और बाएं PTI की क़यादत खड़ी हुई थी और PTI की क़यादत ने उसको बड़े तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ उस गुफ्तगू को सुना भी और आगे भी बढ़ाया। तो मैं तो इसलिए उनको फुल मार्क्स देता हूं कि चलिए उनको एक इख्तलाफी नुक्ता नज़र सुनने का भी हौसला पैदा हुआ है। जहाँ तक अलायंसेस मैंडेट छीनने की जो उनकी वो है शिकायत है, वो आपको लगता है कि PTI से ही है या वो शिकायत किसी और? देखिए, जिसका जो कुछ छीना गया है और जहाँ पे छीना गया है, जब वो बात करेगा तो उससे वही मुराद लिया जाएगा ना। अच्छा। मतलब उनका मैंडेट जो है वो वफाक में तो नहीं छीना गया। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ क्या है कि इस वक्त हमने अलायंसेस की पॉलिटिक्स देखी है। अनवर रजा भी कवर करते रहे, हम भी कवर करते रहे हैं। PNA से शुरू हो जाइए, 73 के आइन के बाद से अलायंसेस की पॉलिटिक्स, फिर IJI बनी, फिर PDA बना, फिर PDM बना, पता नहीं कितने अलायंस बनते हैं। और ये अलायंस हमारी सियासत का एक जुज़्व ला युनफिक है, यानी ला इंटेग्रल पार्ट है।
एक पार्टी या कुछ पार्टियां इक्तदार में आ जाती हैं और बाकी अलायंस बना के उसको गिराने पे लग जाती हैं, ये तो होता रहा है। ये वैसे मुझे ये भी बताइएगा कि रसी साहब ये जो अलायंसेस हैं किस हद तक कामयाब रहे हैं, मतलब ये कामयाब तो रहते हैं। अच्छा। मतलब ये एहतजाज करें और इनके एहतजाजी तहरीके नाकाम भी हों तो हुकूमत इतनी कमज़ोर हो जाती है इन एहतजाजों के नतीजे के अंदर कि वो फिर चंद एक हरकत सकनात के बाद वो हुकूमत भी धड़ाम से गिर जाया करती है। लेकिन मैं इसमें जो ये जो पिछला एक साल है, 8 फरवरी 2024 से लेके 8 फरवरी 2025 तक का एक साल है, मेरे ख्याल में मुझे करेक्ट करेंगे मेरे अहबाब कि ये पहला एक साल है जिसमें हमने कोई इस तरह का अलायंस बनते हुए नहीं देखा। लेकिन 90 की दिहाई में हम देखते रहे हैं, बल्कि 80 की दिहाई में भी देखते रहे हैं कि हुकूमत बन जानी और जिन पार्टियों ने हुकूमत में बाहर रहना, मौलाना अपना वो क्या नाम है, नवाब रसूलुल्लाह खान साहब एक कैरेक्टर रहे हैं हमारी सियासत का, उन्होंने बाकी जो बाहर रह जाने उनको इकट्ठा करके एक अलायंस बना जाना। कौन नहीं है जो नवाब रसूलुल्लाह खान साहब के बनाए हुए अलायंस के अंदर नहीं रहा। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो आज रूबे अमल हैं या जो पार्टियां रूबे अमल हैं उनमें से, तो ये एक साल ऐसा गुजरा है कि जिसके अंदर अपोजिशन के अंदर रह जाने वाली एक बड़ी पार्टी जो थी, उनका ख्याल था कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। तो अब अगर वो अलायंस की तरफ आए हैं तो मैं इसे एक मुस्बत और रवायती तरीका सियासत की तरफ मुराजियत समझता हूँ और इसमें उनको फुल नंबर देता हूँ। ठीक है इसार रज़ा साहब, ये जो मुस्बत और रवायती तरीक़ाकार रहा है पाकिस्तानी जमहूरियत का, आपको लगता है कि माजी में तो कामयाब होता रहा है, इस बार ये आपको कितना बाअसर नजर आ रहा है? क्या ये उतना ही मजबूत होगा जैसे माजी में PDM 2 का क़याम अमल में आया था? मैं तो आप कह रही हैं मुस्बत और बाअसर, मैं इसे बदबूदार चेहरा कहता हूँ पाकिस्तानी सियासत का। ये इस फ्रेम को अगर आप दोबारा चलाएं जिसमें ये सारे खड़े हैं तो आप देखेंगे कि बिलावल की जगह असद कैसर आ गए, शहबाज शरीफ की जगह पे गौहर अयूब आ गए, बाकी ये वही लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बना के खड़े थे। फजलुर रहमान, अचकज़ई, ये सारे कुछ, ये सारे ही एक सियासी दिहाड़ीबाज है। मैं तो ये कहूँगा कि ये कभी एक हुकूमत गिराते हैं, फिर दूसरी हुकूमत गिराने के लिए जुट जाते हैं और फिर तीसरी हुकूमत गिराने के लिए जुट जाते हैं। और हम इतने मासूम किस्म की कौम है कि हम तालियां बजाते हैं कि नया सियासी इत्तेहाद हो गया जी, बड़ी बात हो गई, बल्ले बल्ले जी सियासी इत्तेहाद। लेकिन जरूरत है तो खुल के बात करते हैं। डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और अगर आपको लगे इतना ही बदबूदार लग रहा है तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि PTI के पास ऑप्शंस रह क्या जाते हैं? बानी PTI ने खत लिखा, फिर जो जैसा जवाब उनको वहां से मिला वो भी आपके और मेरे सामने ही है। नहीं, जब मैं ये कहता था बनना चाहिए तो मैं अपने विजदान के ऊपर कहता था कि मैंने पता सी कि आखिर ते जाके खोती ने किथे खड़ा होना है। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं इसलिए कहता था कि बनना चाहिए ताकि अतमा में हुज्जत हो जाए कि लो जी ये वाला काम भी हो गया। अच्छा, अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान जीतता हारता कुछ भी होता, वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहता। अगर इन बैसाखियों के ऊपर ये मौलाना फजलुर रहमान और अचकज़ई बैसाखियों के ऊपर खड़े होकर उसने सियासत करनी है तो फिर 30 साल क्या किया? लेकिन इन बैसाखियों की तरफ लाने में भी आपको लगता है कि बानी PTI की अपनी खुद की सोच रही है, या उनकी जमात के कुछ लोगों ने उन्हें इस तरफ आने के ऊपर जो है वो मशवरा दिया है या तवज्जो दिलाई है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है बनिस्बत बानी PTI के? देखें, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त एक ऐसा शख्स है जिसको खुल के अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। उसकी अपनी पार्टी के अंदर ब्रूटस इतने इकट्ठे हुए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इमरान खान बैक वक्त एक जिसे कहते हैं ना चौमुखी लड़ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहा है, हुकूमत से भी लड़ रहा है, अदालतों से भी लड़ रहा है और अपने अंदर मौजूद गद्दारों से भी लड़। चले ये इसमें कोई दूसरी कोई गलत बात नहीं है, मैं यही कहूंगी। तो फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तानी सियासत में इस तरह का सियासतदान हमारी तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद आपने कोई देखा है या मिसाल मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जब इतने सारे क्राइसिस आते हैं तो अमूमन हमने सियासतदानों को दूसरे मुल्क जाते हुए देखा है तैयारे पकड़ के। नहीं, वो उसको तो 10,000 दफा ऑफर हो गई
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऑफर हो गई कि आप चले जाएं, बनी गाला चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई रेस्ट हाउस में चले जाएं, आप केपीके के सीएम में हम आपको सब जेल करार दे देते हैं। उसने इतनी लंबी चौड़ी जो जंग है वो इसलिए नहीं लड़ी है कि वो आखिर में आके ये अपनी रिहाई के लिए बाहर चला जाए या यहाँ पे चला जाए। वो एक बड़ी जंग लड़ रहा है। कोई किसी को इख्तलाफ हो सकता है, ठीक हो मैं उसका हक होगा, लेकिन एक शख्स जिसके गिर्द पूरी रियासत खड़ी है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ताकतवर लोग, पॉलिटिशियन, एवरीबॉडी, वो सब उसके सामने खड़े हो गए। तो वो इतना बड़ा आदमी जो एक अकेला सबके सामने खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि वो जनाब अली कहीं गेस्ट हाउस में जाके बैठ जाएगा। वो ये पूरी जंग लड़ेगा। उसे डिट्रैक्ट करते हैं उसके इर्द गिर्द के लोग कि जो तार के लौंडे जिनकी वजह से ये सिस्टम बीमार हुआ, उन्हीं से फिर दवाई लो, वो जो पॉलिटिकल मूव खेल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरीके से कामयाबी फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन इसमें फायदा उन्हें कितना है? ब्रिगेडियर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सियासी मुतालबात रहे हैं जिसमें कारकुनान की रिहाई है और यूं कह लीजिए कि पीका एक्ट और जो है उसका खात्मा है, फिर इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनकी नई तकर्री है, आपको लगता है कि ये एलामिया ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से पढ़कर सुनाया जाना, इसको आप किस तरीके से जो है वो देखेंगे? और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिए कि रीजनिंग क्या है, क्यों हुकूमत जो है वो बज़िद है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे? हिलाने जुलाने को तैयार ही नहीं है, कोई नया लगाने पर राजी नहीं है। देखें दरिया, पहली बात यह है कि जो अभी पीटीआई ने ये एक कोलिशन बना रही, कोशिश कर रही है बनाने की, इसको आज से अगर 2-3 महीने पहले बनाते तो इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। अच्छा। ख़ास तौर पे जब 26 अमेंडमेंट आ रही थी और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी इनके साथ बातचीत कर रहे थे और फिर सडनली इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी 24 नवंबर को हम लॉन्ग मार्च करेंगे और डी चौक पर आएंगे, विदाउट उनसे कोई मशवरा किए बगैर, जिस पे वो कटअप भी उन्होंने फील किया। सेम गॉड फॉर मौलाना ये महमूद अचकज़ई साहब की भी, कि वो भी कंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर मुज़ाकरात के लिए अंदर इनकी टीम महमूद अचकज़ई को नहीं पूछा गया। बात यह है कि इस वक्त पीटीआई इज इन अ वेरी वीक पोजीशन, इसलिए कि उनके पास एक लीडर है जो अरेस्टेड है। नहीं, अगर पीटीआई वीक पोजीशन में तो ब्रिगेडियर साहब हुकूमत आपको मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है इस इत्तेहाद के बनने के बाद, बेशक देर से बना? देखें, इट डिपेंड्स कि ये इस वक्त कि इससे पहले इत्तेहाद से पहले गवर्नमेंट वाज इन स्ट्रांग पोजीशन। अच्छा। क्योंकि 26 नवंबर को जिस तरीके से उन्होंने इनको डिस्पर्स किया और इनके लोग पकड़े गए, उनका कोई वाली वारिस नहीं था, बड़ी उनको प्रॉब्लम हुई, प्रॉपर्टी लूज हुई, गाड़ियां तबाह, मोटरसाइकिल तबाह, सब कुछ हो गया। दे लॉस्ट इम्पीटस जो होता है, मोमेंटम कुछ बनाया हो तो उसको भी ब्रेक नहीं आने देते, वो हो गया। अब अल्टीमेटली मजबूरन इन्होंने मेरे ख्याल में अब पीटीए को ये सब कुछ कैसर से को और इनको सबको पता चले जी कि हम सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कन्विंस किया इमरान खान को कि जी अब आपके जब तक हम पार्टी स्ट्रांग नहीं होंगे, अब स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी, हम डिलीवर नहीं कर सकते, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज़ अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन अगर ये चल सके, विच आई एम डाउट्स। अच्छा, बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान का देखें, बात यह कि उनका गवर्नमेंट से पीपीएन से पहले भी काफ़ी क्लोज रहे हैं और उसी वक्त से 26 अमेंडमेंट के वक्त पे भी उन्होंने फिर फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये एग्रीड जी। इसी तरीके से आज अगर वो ये प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहे हैं, वो हुकूमत में प्रेशर डालना चाहते हैं कि हुकूमत को इतना प्रेशर डालें कि वो अपनी मर्जी की बात बनवा सकें और मे बी वो वहाँ पर अपने जाके केपीके में भी अपने आप को और उनसे रिलीफ ले सके। सो दैट कुड बी, ये अपने देखना है कि ये कितना बाउंड रहते हैं, ठीक है, क्या एश्योरेंसेस एक दूसरे को देते हैं और एन मौके पे डिस्पर्स नहीं हो जाती और एक धर्म पट्टा नहीं इनका हो जाता। ठीक है। अनवर साहब मुझे ये बताएगा, इस वक्त जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बकेट है उसमें सबसे जो वजनी फल है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। कितनी देर तक वो वहां पे रहते हैं और उनके होने से पीटीआई को क्या कुछ हासिल हो सकता है? क्योंकि मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला था, लगा था कि इस पे भी एक मूव हो सकती है, कुछ ना कुछ आगे हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने उस पर भी उन्हें राम कर लिया। और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि सियासतदानों से भी पंगे, सहाफियों से भी पंगे, जुडिशरी में भी तकसीब डाल दिए, फूट डाल दिए। सिर्फ एक स्टैब्लिशमेंट के बैसाखी के या उस मजबूत सहारे के साथ खड़े होकर हुकूमत इतना कुछ या इतनी मुखालिफत अफोर्ड कर सकती है अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए? ज़रिया बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जब सियासी जमातें हुकूमतों में
आने के बाद ऐसे इकदाम करते हैं कि हर चीज को रौंद कर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो इससे इदारे तबाह होते हैं। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बड़ी अच्छी मूव की है और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, ये वक्त की जरूरत थी और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है उनका। अब बात यह है कि मैं आपको जरा एक इनसाइडर चीज बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर तो एग्री हैं कि पार्लियामान के अंदर और जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर तो वो अपोजिशन के साथ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शायद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी जमातें उनको इस बात पर कन्विंस कर लें कि अगर वो एहतजाज करते हैं और ये तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उस एहतजाज का हिस्सा होते हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि जी डेफिनेटली, उसकी वजह यह है कि आपने मीडिया को इख्तलाफी आवाज़ों को रोकने के लिए पैका के जो तरमीम की हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं और इससे आपने ना सिर्फ मीडिया को अपने खिलाफ कर लिया है, आपने जमहूरियत पसंद लोगों को, शहरी आज़ादियों की आवाज़ बुलंद करने वालों को, इख्तलाफी आवाज़ों को, बल्कि अपनी अपोजिशन को एक आपने वीक पॉइंट दे दिया कि वो भी इन तमाम सोसाइटी के सेगमेंट के साथ खड़े होकर आवाज़ भी बुलंद करें और इसमें उनको फ़ायदा भी हासिल होगा। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह आगे चलती रही तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में जो है वो हुकूमत को परेशानी का सामना होगा। उसकी वजह ज़रा आप मैं एक दलील के साथ देता हूँ, शायद इसको अपना रजी साहब सेकंड करें। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अब भी रंजिश चल रही है, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो वजारतें क्यों नहीं लेते? उनका ये स्टांस है कि हम इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं, लेकिन आप इस जो इक़्तिदार का फार्मूला है इसे 2.5 बरस के लिए हमें भी दीजिए। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर है तो फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी आना चाहिए, वो नवाज शरीफ साहब भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस तरह का फार्मूला भी आगे, ये फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता वो अलग बात। अब देखिए कि जो गवर्नमेंट है वो अंदर से भी कमजोर है और बाहर से भी जो इख्तलाफी आवाजें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, वो स्ट्रांग होती चली जा रही हैं। उसमें देखिए अपोजिशन के साथ साथ मीडिया की आवाज है, उसमें वकला की आवाज शामिल हो गई है। जब ये सारी आवाजें मिलकर एक यक जुबान होंगी तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हुकूमत को खासी परेशानी का सामना होगा। ठीक है, मतलब मुख्तसर ये कि हम फिर तो ये कह सकते हैं कि अभी तक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एज मिला है और एक अच्छी उनकी पॉलिटिकल मूव है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बात का तयन होगा। बिलखसूस 8 फरवरी का जो होने वाला उनका जलसा है, फिर चाहे वो स्वाबी का हो या फिर लाहौर में, अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे में अगर अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी तादाद उनके स्टेज पर हमें नजर आती है तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चले जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर एक बार फिर से मुंतखब हुए हैं तब से आलमी मंजरनामे पर एक अलग सी हलचल जो है वो नजर आना शुरू हो चुकी है, जिसकी अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक मुलाकात हुई उसके बाद एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान सामने आया फ़लस्तीन के हवाले से, जिसमें कहा गया कि गजा को अमरीकी मिल्कियत में लेने और फौज तैनात करने की तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि उन्होंने ये तजवीज़ पेश कर तो दी, लेकिन वो ये सब किस कानून के तहत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तजवीज़ के दौरान ये भी कहा कि जब तक गजा की सरेनो तामीर का मामला चलेगा तो उस वक्त के दौरान फ़लस्तीनियों को उर्दन या शाम में पनाह गज़ीन के तौर पर भिजवाया जाएगा। अब ऐलान तो कर दिया है, इसके बाद होगा क्या? क्योंकि उन्होंने ये तो वजाहत नहीं दी कि वो ये किस कानून के तहत करेंगे और करेंगे भी तो कैसे करेंगे। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएगा कि किसी भी मुल्क पर कब्जा करना इतना ही आसान है कि जितनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया? और वो ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि उनका खुद का तजुर्बा रहा है कि जब 16 साल उन्होंने कोशिश की, अफगान जो फौज थी वो अमरीकी फौज अफगानिस्तान में रही, लेकिन आज बात यह है कि कब्जे से बात शुरू हुई थी, अब हथियारों की वापसी तक आन पहुंची है। देखें ज़रियाब, जब ये इन्होंने अटैक किया था गजा के ऊपर, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इजराइल के 3 टारगेट्स है विच दे वांटेड टू अचीव। नंबर 1 था कि वो हमास को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर दें। नंबर 2 टारगेट ये था कि गजा को इतना अनलिवेबल बना दें, इतना स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दे कि वो यहाँ पर कोई रह ही ना सके। एंड अल्टीमेटली ये जो है पैलेस्टीनियन ये जॉर्डन और इजिप्ट में पुश कर दिए जाएं और बड़ा खुला मैदान मिल जाए इजराइल को। और चौथा ज़ाहिर है कि इसी तरह था कि अपने जितने कैदी हैं वो जल्द से जल्द वापस लाएं, इसको डिस्ट्रॉय करके, और एक वो दोबारा अपने आप को एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल। देखे मैंने पूरे अपने कैदी, तीनों में वो कामयाब नहीं हुए। नंबर 1 हमास को ख़त्म नहीं कर सके, नंबर 2 अपने कैदी भी वापस नहीं छुड़ा सके, अभी तक कैद में लोग हैं काफ़ी ज़्यादा,
اور نمبر 3 وہ یہ پیلسٹین کو غزہ میں پش نہیں کر سکے، جو کہ ابھی الٹیمیٹلی ٹرمپ نے وہی ڈیزائن لیا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی جگہ سے اکھڑ گئے، you will never come back, they will never come back, and that is what was the plan کہ ان کو نکال دو اور اس کے بعد اس کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو اور یہاں پر لا کے اسرائیل کی بستیاں بنا لو اینڈ دے آر آؤٹ فرام دس پلیس. ناؤ اٹ ڈپینڈس کہ کس طریقے سے مڈل ایسٹرن کنٹریز، سعودی عرب اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں، سر بڑا اسٹرانگ رد عمل سامنے آیا فی الحال تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اس میں سب سے پہلے تو سعودی عرب کا جو سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اس وقت تسلیم کیا جائے گا کہ فلسطین کا دو ریاستی حل جو ہے وہ مطلب ان کے سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، مدینہ تک، جارڈن، ایجپٹ، یہ تمام ممالک میں ہے. So now it depends how they remain united. The Islamic world, I would say. کیونکہ when I say Islamic world, we have an inbuilt advantage کہ پھر کشمیر کا ایشو بھی سالو ہو سکتا ہے. ادروائز جب تک مسلمان ملک اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ ایشو کو اسٹرانگ پوٹنٹ فورس نہیں بنائیں گے، اپنے کنٹری انٹرسٹ کو چھوڑ کے نیشنل اور مسلمانوں کے انٹرسٹ کو کام کریں گے، they will not be able to deliver. ٹھیک، اسارانہ صاحب تو یہ ان کو اب سوچنے کی وقت ہے. ٹھیک، اسارانہ صاحب میرا سوال بریگیڈیئر صاحب سے یہ بھی تھا، میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب مجھے دے دیجئے کہ یہ کوشش ہے، یہ خواہش تو ان کی افغانستان تک بھی تھی نا امریکہ کی، پھر ہم نے دیکھا کہ 16 سال تک امریکی فوجی تھے وہ افغانستان میں موجود رہے، پھر خود ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اپنی فوج کو انہوں نے واپس بلوایا، اور اب وہ کہنے ہیں کہ ہمارے ہتھیار وہاں پہ رہ گئے ہیں تو ہم نے وہ بھی واپس لینے ہیں. تو بہت آسان لگتا ہے ان کو اس تجربے کے بعد بھی جو وہ افغانستان میں کر چکے ہیں؟ یہ امریکہ کو تو عادت ہے، وہ کہیں نہ کہیں منہ مارتا ہے، پھر جوتیاں کھاتا ہے، پھر بھاگتا ہے لنگوٹی چھوڑ کے، ویتنام ہو، یہ ہو، افغانستان ہو. لیکن یہ جو اب وہ ٹرمپ صاحب جو فرما رہے ہیں، یہ خالی امریکی خواہش نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے دنیا بھر میں جہاں جہاں یہودیوں کا اثر رسوخ جن ممالک میں ہے، یورپ میں، ادھر ادھر، وہ سب اس کے پیچھے کھڑے. یہ کوئی خالی ایک ٹرمپ کی خواہش نہیں ہے، اور یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے. ویسے تو میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ یہودی ہیں، یہ مکہ مدینہ تک آ جائیں گے. تو جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو مجھے کوئی اچھے نہیں نظر آ رہے. جب 70,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے دردی سے کیا گیا، جس میں بچوں کو بھی مارا گیا. بریگیڈیئر صاحب جو 3 ہدف کہہ رہے تھے، ایک شاید یہ بھی تھا کہ ہم اتنی سطح پہ بچوں کو ماریں کہ جو نئی نسل ہے اسے بڑے ہونے میں ایک وقت لگ جائے تاکہ مزاحمت کم ہو جائے. تو وہ تو اپنے ٹارگٹس میں کامیاب ہیں، اور آنے والا جو وقت ہے وہ مجھے تو بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک تباہ حال، ٹوٹا پھوٹا جو غزہ کا وہ ہے، وہ کب تک مزاحمت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے تمام تر بدماشی کے باوجود وہ آج تک یہ نہیں پتہ چلا سکے کہ حماس نے قیدی کہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں، یہ سارا کچھ. لیکن بہرحال عالم اسلام سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ اسٹینڈ لے گا تو ایسا نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان نے تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایک لفظ بھی جملہ بھی نہیں بولا میرے خیال ہے، حالانکہ بولنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اسلامی طور پہ سب سے طاقتور ملک ہیں جو کسی کو بھی چیلنج کر سکتا ہے. چلے ہم نے اس کو مطلب ان کے انٹرنیشنلی سطح پہ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے بڑا کچھ اسٹرانگ ریئیکشن سامنے آیا ہو، لیکن پاکستانی قوم نے بھرپور مزاحمت دکھائی ہے. جس طریقے سے ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، پاکستانی قوم کو اس کے اوپر ضرور شاباشی دینا بنتی ہے، اور آج تک یہ جو بائیکاٹ ہے کہ وہ جاری ہے. لیکن رضوان عزیز صاحب یہاں پہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کی گرتے ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کا بھی ایک سٹنٹ ہو سکتی ہے، یہ پھر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ اسرائیل نے کھینچا تھا اس کو عملی جامہ یہ پہنا دیں گے؟ یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے وہ تو بڑے مواقع کے اوپر ماضی میں بھی جاری ہوتا رہا ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی ہے. لیکن مجھے سب سے جو اہم بیان لگتا ہے وہ MBS کا لگتا ہے جو آج آیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ان حالات کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تو یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے بہت عرصے سے، بلکہ یہ جو فلسطین کی جو مزاحمت تھی، جو نقبہ جو تھی، وہ شروع بھی شاید اس لیے ہوئی تھی کہ کسی موٹر وے کا ذکر تھا جو کہ ریاض سے سیدھی تل ابیب تک بنائی جانی تھی، اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے سعودی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچنے والے تھے، تو اس سے ایک دن 24 گھنٹے پہلے یہ سارا کچھ ہو گیا تھا۔ لیکن دیکھیے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ہم نے بھی لابنگ کے ذریعے کی ہیں، اور ہمارے سامنے بوسنیا ہرزگوینا کی آزادی اور وہاں پہ جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی، میں اس لیے اس کو لانا چاہ رہا ہوں کہ بوسنیا ہرزگوینا کے اندر مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی، اور ہم تمام تر اپنا زور لگانے کے باوجود مسلم ورلڈ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ پھر اس کی قیادت نے جا کے اسرائیل کی منت کی تھی، یہودیوں کی منت کی تھی، اور یہودیوں نے امریکہ کے اندر لابنگ کر کے نہ صرف کہ امریکن کو اس کے اندر انوالو کیا تھا، بلکہ امریکن نے وہ ایتھنک کلینزنگ رکوا کے اور وہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے ابھی بھی ہمیں اگر کسی قیادت کی سسرال ہیں وہاں پہ یہودیوں میں، یا کسی کی کوئی دوستی ہے، تو اس طرف سے جا کے لابنگ کرنا پڑے گی اور ادھر سے یہ معاملات رکوانے کی کوشش کرنا پڑے گی فلسطین کی، اگر وہ راضی ہو جائے، اگر وہ مسلمانوں کی جو بھی قیادت ہو وہ راضی ہو جائے۔ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے امریکہ کی، امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، اقوام متحدہ نے اس کے بعد اپروول دی تھی۔ امریکن اگر بدماشی پہ اتر آئیں تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آج بڑا سٹرونگ ریاکشن بھی آیا لیکن ایک ایراٹک قسم کی پرسنالٹی، ایک ایراٹک قسم کی پرسنالٹی جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ اس وقت حکمران ہے، اور ایک بچگانہ قسم کا شخصیت ایلون مسک صاحب جو ہیں اس کے ایڈوائزر ہیں، وہ اپنے بہت سارے اقدامات سے یو ٹرن لے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کینیڈا اور میکسیکو کے خلاف ٹیرف اناؤنس کر کے واپس لے چکے ہیں۔ صرف چائنا کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہے، اور چائنا کنفرنٹیشن میں اس لیے جانا چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی ورلڈ ڈومیننس جو ہے، جب وہ امریکہ فرسٹ پہ آئے گا تو اس کی ڈومیننس ختم ہوگی، اور وہ اس پوائنٹ کو فل کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ابھی حال ہی میں نو منتخب صدر کا حلف اٹھایا ہے انہوں نے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دنیا پر اپنے ایک دھاگ بٹھانا اور کچھ ان سے وابستہ جو ان کے سیاسی مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے خطے کے دیگر ممالک کو بارگیننگ پوزیشن کی طرف لانے کے لیے بھی ان کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، ایک تو ریڈ نیک امریکن ہیں ٹرمپ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو امریکن لوگ ہیں ان کو ان کے آگے ڈومینیٹ کرے، اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ اسلامک ممالک شاید ان کے زیر اثر رہ کر کام کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یا یہ پہلے سے پلان تھا اور بائی ڈیزائن یہ کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے آفیشیل نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اور مسلم امہ کا شاید رد عمل چیک کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ بات کی۔ میرا خیال تھا کہ اس سے شاید زیادہ شدید قسم کا رد عمل مسلم امہ کو دینا چاہیے تھا تاکہ اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے۔ اور یہ بات درست ہے کہ آپ دیکھیے 70,000 سے زائد خواتین، بچے، نوجوان، بوڑھے غزہ میں نسل کشی کی گئی ہے، اور اس نسل کشی کے متعلق عالم جو تھا خاموش ہے۔ اور آپ نے دیکھا آج اسلامک ممالک کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک نے بھی بڑا اس پر شدید رد عمل دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ بالکل جو امن کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، جیسے نیتن یاہو ہے، اس سے آفیشیل پہلی ملاقات کی، اور اب دوسری ان کی جو ملاقات ہے آفیشیل وہ مودی سے ہونے جا رہی ہے، جو خطے میں، جو دنیا میں امن کے جو کہ امن کی ایک کوشش کی جاتی ہے اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مسلم امہ کو شدید رد عمل دینا چاہیے، اور اس پر کوئی ایک مسلم امہ کا ایک اہم اجلاس بلا کر ایک رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ ادروائز آپ دیکھیے کہ اسرائیل کیسے ڈومینیٹ کرتا ہے پوری دنیا پر، بلکہ ٹرمپ پر اور امریکہ پر بھی، کہ تمام جو امپورٹنٹ بینکس ہیں جو دنیا بھر کے، ان میں وہ ان کے ہیڈز جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو یہودی اس پر ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور اس تمام جو وسائل ہیں ان پر قابض ہونے کی وجہ سے وہ ٹرمپ کو اپنے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے ان کے ساتھ ملاقات کے بعد اس قسم کا رد عمل دیا ہے۔ حالانکہ ٹرمپ جب کیمپین کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں اور جنگ بندی کروائی جائے گی، اور میں غزہ میں جنگ بندی کرواؤں گا اور وہاں کے حالات کو بہتر کروں گا۔ دیکھیے اگر آپ نے وہاں پر سر کہ جو جنگ بندی کا خاتمہ ہے، مطلب جو یہ اعلان کیا گیا تھا وہ اب سبوتاش ہو سکتا ہے؟
डेफिनेटली देखिए, आप जब इस तरह के बयानात देंगे तो मुस्लिम उम्मा के साथ साथ फलस्तीन में हमास जो है और जो फलस्तीन में एक जदोजहद की जा रही है वो जारी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी, एग्रेशन में इजाफा होगा। देखिए, ये तो वही बात है ना कि आप फलस्तीन को खत्म कर कर वहां पर यहूदी बस्तियों को आबाद करना चाहते हैं, आप तामीर नौ के नाम पर वहां से उनके इनखला की बात कर रहे हैं, तो इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, ट्रंप और अमेरिका कौन से कवानीन की बात करता है, वो तो दुनिया में जो ला कानूनियत है उसको फैलाने में उनका कलीदी किरदार होता है। आप देखिए ना कि मैं बात करता हूं अफगानिस्तान की, वहां पर डेलिबरेटली आपने एक असला छोड़ा और वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खित्ते में अमन आए, और चीन को आप चीन के जरिए पाकिस्तान उनके ज्यादा करीब ना हो। तो ये बाय डिजाइन सब कुछ किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसी तरह अफगानिस्तान के सॉरी गजा के अंदर भी जो कुछ स्टेटमेंट आया है ट्रंप का, वो बिल्कुल एक प्लान के तहत किया जा रहा है, और इस पर अमल दरामद तो होना बहुत दूर की बात है। इससे जो दुनिया का अमन है उसको खतरा बिल्कुल ऐसा ही है, ये खतरा जरा ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर जैसे कि रिजवान रज़ी साहब भी बात कर रहे थे कि लेट्स सी कि हमें देखना होगा कि उम्मत मुसलमान का जो रिस्पांस है वो मजीद कैसा आता है आने वाले दिनों में। MBS की जो आज की स्टेटमेंट है उसको तो हम सराह रहे हैं, लेकिन ये बात इतनी सादा या इतनी आसान नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जाए या लटको किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कश्मीरियों के हवाले से बात करेंगे, मकबूजा वादी कश्मीर की बात होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और इशू जाहिर सी बात है पिछले 77 सालों से हम यही देख रहे हैं कि हालात कश्मीरियों के लिए बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और आज का दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं कहूँगी कि जहाँ दुनिया भर में इंसानियत बसती है वो लोग भी आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। हमने पाकिस्तान भर में भी देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमती सतह पर भी मुख्तलिफ इवेंट्स जो थे वो ऑर्गेनाइज़ किए गए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जहाँ पर हम भारत के इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं ब्रिगेडियर साहब, वहीं पर हुकूमत भारत के साथ तजारती रवाबत को भी बढ़ाना चाह रही है, आपसी ताल्लुकात को भी बेहतर करना चाह रही है पहले की निस्बत। तो फिर ये बताइएगा, ये बयानिया किस हद तक दुरुस्त है कि हम आज भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं? इसका आलमी सतह पर क्या पैगाम जाता है? ज़रिया, इसमें दो तीन बातें समझने की हैं। देखें, ये जो हम इज़हार यकजहती कश्मीरियों के साथ करते हैं, ये 90 में हुई थी। फिर उसका मकसद ये है टू पे होमज टू ऑल दोज मार्टायर्स जो शहीद अभी तक हुए हैं, और साथ ज़ाहिर सॉलिडरिटी शो करते हैं कश्मीरियों के साथ। और इसके साथ फिर ये भी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये जो हम बात मुज़ाकरात की करते हैं यही इंडिया चाहता है। व्हाट इंडिया डिज़ायर इज़, वी मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से और इंडिया के मुज़ाकरात टेबल पर हों, लेकिन कश्मीर उस एजेंडे से आउट हो, क्योंकि वो उनका अटूट अंग है। अगर हम ये बात पे मुज़ाकरात करते हैं तो जस्ट थिंक व्हाट हैपेंस, मींस हमने कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने कब्ज़ा किया उसको एक्सेप्ट कर लिया, और हम मतलब उनसे नए मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, बायलैटरल हालात ठीक कर रहे हैं, और हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी चाहती है कि इंडिया से हालात ठीक करें। बट नेशनल इशूज़ के ऊपर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर हमारी शारक है, नंबर 1। देन ही वुड से कश्मीर इज़ इन माई पॉकेट। उनको ये पता था कि उनको डॉक्टर ने बताया था कि उनकी लाइफ बड़ी कम रह गई है, तो ही वांटेड कि पाकिस्तान बन जाए और बाद में मैं कश्मीर भी ले लूँगा। फिर हमारे उसके बाद हमसे लिप सर्विस कर रहे हैं ना, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग, हमने यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं एक साल में एक दफ़ा। उसके बाद हम आज इवेंट हुए, आप देख लीजिएगा, कल के बाद कोई कश्मीर का जिक्र नहीं होगा अगले साल तक। सो दीज आर द इशूज, दिस इज द इशू, वी मस्ट कीप इट अलाइव इन OIC, इन यूनाइटेड नेशन। हमारे वहाँ ताल्लुकात 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट है, उनसे ताल्लुकात अच्छे होने ताकि वो हमें सपोर्ट करें। उसके बाद वी वांट टू बिकम इकोनॉमिकली वायबल। जो कंट्री इकोनॉमिकल वायबल होगी विद न्यूक्लियर पावर, बैटल हार्डेंड आर्मी, बेस्ट जो स्ट्रेटिफिकेशन, इस्लामिक एक मुल्क है, देन यू कैन क्लेम एंड पीपल विल लिसन टू यू। व्हाट हैपेंड टू चाइना? चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग, मिलिट्री पावर स्ट्रांग, कैसे हांगकांग उसके गोद में खुद आके बैठ गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट, और वो हमें करने नहीं देते क्योंकि वो इंडिया को प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। सबके अज़ाइम है। व्हाट इज हैपनिंग इन गजा में जो इजराइल ने किए, एक्चुअली इंडिया वांट टू डू इन कश्मीर, और वो पुश करना चाहता है आजाद कश्मीर के तमाम कश्मीरियों को। तो वैसे में ये तो ठीक है, पाकिस्तान खारजा पॉलिसी फौज लड़ा हमारी क्या होनी चाहिए, ये भी डिबेटेबल है। अनवर साहब मुझे ये बताएगा कि
बानी पीटीआई के दौर में आर्टिकल 370A की खिलाफ वर्जी की भारत ने, ठीक है, वो तो हम इल्ज़ाम सरासर इस हुकूमत पर डाल देते हैं, लेकिन इस जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने इक़्तिदार को संभालने के बाद, और जब पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी थे, उन्होंने तब कोई बेहतर तरीके से इस मामले को टेकअप क्यों नहीं किया कि हम आज फिर वही सब बातें कर रहे हैं जो आज से 3-4 साल पहले हम कर रहे थे? ज़रियाब, ये तमाम हुकूमतों का वतीरा रहा है कि वो कश्मीर में जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर तो कश्मीर की बड़ी स्ट्रांग आवाज़ बनने की बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि इसमें आज चलिए हम यौम यकजहती कश्मीर है, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक सजेशन के तौर पर अगर गवर्नमेंट ले ले, हमारा जो खारजी सतह पर हम बहुत कमज़ोर हैं, जो डिप्लोमेट्स हमारे बाहर जाते हैं, आप यकीन जानिए कि उन्हें कश्मीर के मुकदमे का इल्म ही नहीं होता। तो क्या हुकूमत जो यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाती है, बेहतर नहीं आप अपने डिप्लोमेट्स को इतनी तैयारी के साथ बाहर भेजे? इसके मुकाबले में जो काबिज फौज है इंडियंस, वो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो जो कश्मीर का इशू है उसको ऐसे टूटंग के तौर पर पेश करते हैं दुनिया के सामने कि हम उस प्रापेगंडे के नीचे दब जाते हैं। तो क्या ये अगर हम यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मना सकते हैं, तो क्या साल भर इसके लिए जहां जहां कश्मीरी हैं हम उसके इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? हम सरकारी सतह पर कश्मीर के इशू को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सकते? अगर इंडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर लेकर चल सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सिर्फ 5 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जहां जहां कश्मीरी आबाद है वहां पर एक तकरीब करते हैं और हम समझते हैं कि हम उनकी सफारती अखलाकी जो है वो हमायत जारी रखेंगे। इस तरह नहीं है। अब आपको हालात बदल रहे हैं, आपको सफारती सतह पर अपने मुकदमे को भरपूर तरीके से पेश करना है। अगर इंडिया प्रोपेगेंडा करके आपके कॉज को नुकसान पहुंच रहा है तो आप काबिज भारतीय फौज की जुल्म और सितम को क्यों पोर्ट्रे नहीं करते? आप उस सच को उजागर करने के लिए अपने डिप्लोमेटिक जो स्टाफ है उसको क्यों इतना स्ट्रांग नहीं करते कि उन्हें कश्मीर के इशू का ये बड़ा होना अच्छा चाहिए? पॉइंट आपने अनवर रज़ा साहब यहाँ पर रेज किया और मैं इसी को ही मजीद हाईलाइट करूंगी। रिजवान रज़ी साहब, मैंने जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मीडिया वर्कशॉप की थी तो उस वक्त भी कुछ स्पीकर्स को जब बदू किया गया तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हम जितने भी मीडिया के मेंबरान थे हम लोगों की रहनुमाई की और बताया कि किन किन महाज पर पाकिस्तान जो है वो ये केसेस को जीत सकता है। सर, जो हमारे सियासतदान हैं वो उनके बयानात आज के रोज़ एक बयानबाजी के हद तक तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि तारीख के या लिटरेचर पढ़ने वाले ऐसे लोग कि जिनकी इसके ऊपर बड़ी यूं कह लीजिए कि रिसर्च है, सर आज के दिन ऐसे लोगों को, ऐसे वोकल्स को हम लोग मीडिया के ऊपर लाएं, उनसे बातचीत की जाए, उनका मैसेज या उनकी जो भी कानूनी उनकी माहिराना राय है सर वो उसके बारे में लोगों को भी एतमाद में ले सकें। और फिर जैसे कि अनवर रज़ा ने भी कहा, हमारे डिप्लोमेट्स को भी इस हद तक स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए कि वो इसका मुकदमा बड़े अच्छे अंदाज में आलमी सतह पर उजागर कर सकें। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अनवर रज़ा। पहले ये काम करें कि जब कश्मीर का ये स्टेटस जो था वो वापस हुआ था तो उससे अगले रोज़ इस्लामाबाद की तमाम सड़कों के हर खंबे के ऊपर अमित शाह की स्टेटमेंट कि हमने मकबूजा कश्मीर लिया है, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, वो बैनर्स की शक्ल में लगाई गई थी। वो किसने लगाई थी? जब तक उन मुजरमों की निशानदेही नहीं होगी हम सियासतदानों की बैशिंग करके घर चले जाएंगे। वो कौन से अंदर से मिले हुए थे, वो कौन से बिके हुए थे, किन्होंने किससे पैसे पकड़ के इस्लामाबाद के अंदर भारतीय वजीर की ये स्टेटमेंट लगाई थी हर खंबे के ऊपर कि हमने मकबूजा कश्मीर लिया है, आजाद कश्मीर भी लेंगे। उसके ऊपर क्यों नहीं एक कौमी लेवल की इंक्वायरी हुई कि ये कौन है गद्दार वतन जो बिका हुआ है? और हमने शोर मचाया था, अनवर रज़ा शाम तक वो लगे रहे थे, असर के बाद जाके वो बैनर्स उतरे थे। वो किसने उतारे थे? जब तक इस तरह के इश्यूज नहीं हम एड्रेस करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। पहली बात, पाकिस्तान का कश्मीर का इशू बहुत आसान है और बहुत मौसर है। कोई भी किसी भी फोरम पे पेश करना चाहे, मैं कम से कम 2 आलमी फोरम्स के ऊपर खड़े होकर उसको पेश कर चुका हूं। सर, अगर इतना आसान है, इतना मौसर है तो अब तक हुकूमतें वक्त क्यों ना कर सकी? नहीं, हर हुकूमत करती है, अपनी कोशिश के मुताबिक करती है। बुनियादी तौर पे हमारी पॉलिसी बदल जाती है। अच्छा। जो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने पिछले 10 साल उनकी जिंदगी अजीरन कर दी आजाद कश्मीर के अंदर, और उनकी जगह पे उन लोगों को पॉलिटिकल वैक्यूम दिया जो आज वहां पे चौथे के दिन कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कवर लेके, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कवर लेके, वो जो अलहदगी पसंद JKLF के मुट्ठी भर लोग हैं, वो जिनको कनकुतरे भी कहा जाता है, वो ऐसे डोमिनेट कर गए हैं कि जैसे लगता है कि आजाद कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं मुख्तसरन,
के अंदर 2 मराहिल के अंदर चीन ने जो भारत के 1400 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पे एक दफा कब्जा किया है और तकरीबन इतने ही रकबे के ऊपर से इंडियन फौज को निकाल दिया है। ठीक है, यानी तकरीबन डबल। और आजाद कश्मीर का रकबा 1320 किलोमीटर है, यानी आजाद कश्मीर से दुगने रकबे के ऊपर वो कर चुका है। इसके बावजूद उनकी बाहमी ट्रेड का वॉल्यूम 115 ठीक है, अरब पॉइंट डॉलर है। आपका आ गया रिजवान और साहब। मेरे पास वक्त पाकिस्तान को इंतहाई ट्रेड भी मुख्तसर है, करनी चाहिए। 1.5 मिनट है मेरे पास। कुकली आपका कमेंट ऐड करना चाहूंगी साराना साहब। आपने इतना ही टाइम दिया जितना हम आज कश्मीर डे पे कश्मीरियों को देते हैं, लेकिन बात यह है कि ये अब फैशन है, आज का दिन मनाना और ये करना, ये सारा कुछ बात तल्ख है, लेकिन हकीकत ये कि हम कश्मीर पे भारत के कब्जे को तस्लीम कर चुके हैं और हमें पता है कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बस अब ये एक फैशन साराना में साहब, क्या बहैसियत कौम हम ये किताब तस्लीम कर चुके हैं या ये बात सिर्फ आप मुक्तदरा की कह रहे हैं? कौम देखे क्या, कौम हमारी तो लाइलग है। मीडिया पे एक हैवी कंपेन किस चीज़, आप मतलब चेहरे कॉस्मेटिक्स ले आते हैं, उनको इतना वो करते हैं मीडिया पे प्रमोट के वो हमें हीरो लगने लगते हैं, हमें माँ बाप लगने लगते हैं। तो कौम का छोड़ें, असल चीज़ तो ये कि फ़ैसले रियासत ने करने होते हैं और रियासत मुझे लगता है कि फ़ैसला कर चुकी है कि भाई ठीक है, वो थे चले गए ने तो खैर है। ये अब अल्लाह करे हम अपना जो बाकी हमारा कश्मीर हमारे पास है हम उसको बचा सकें, क्योंकि वहाँ पे हमने जितनी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, जिस तरह हमने वहाँ पे ये एक तासुर दे दिया है कि हम जो आज़ाद कश्मीर है उसमें उतनी जमहूरियत रखेंगे जितनी पाकिस्तान में है, तो वो कोई हमारे फेवर में नहीं गई बात, ना जा रही है। बात तल्ख है, मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हमने तो खुद अपने हाथों से अपने पैरों को पे कुल्हाड़ी मारी है। ये हकीकत है कि हमने अपने किरदार से कहीं उन्हें आइडियल बन के दिखाया ही नहीं कि हम आइडियल हैं, हमारी तरफ आ जाओ। जी जो नई बात पैदा हो गई कि जी ऐसे खुद मुख्तारी है, वो ये एवं नहीं पैदा हो गई। हमने उन्हें दिखाया क्या है, हमने बतौर कौम क्या दिखाया है, कड़वी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक सच्चा खाका जो है वो हमारे सामने खींच रहे हैं कश्मीर के मामले पर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।